हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 कृषि। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और बाकी सभी दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपकी 1 मिनट भी खराब नहीं की जाएगी और जो एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी वो विद ट्रिक आपको पढ़ाई जाएगी, यानी बीच बीच में ट्रिक का प्रयोग किया जाएगा ताकि एनसीईआरटी याद करने में आपको आसानी हो। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जहां से एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? कोई पौधा है, उसके रूपांतरण से लेकर है उसमें 3 क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया। ये सभी क्रिया एक पौधे पर डिपेंड करती हैं, यानी एक पौधा है, इस पर तीनों क्रिया डिपेंड करती हैं। देखेंगे हम एक एक करके कैसे। प्राथमिक क्रियाओं के उत्पादन के लिए इन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन निष्कर्षण से होता है, यानी जो प्रकृति से प्राप्त की जाती हैं या प्रकृति से निकाली जाती हैं। निकालने में क्या क्या होती हैं? खनन और धरती से पानी निकालना, और इस प्रकार की इसमें शामिल हैं। और प्रकृति संसाधन आपको पता है, जो भी हम सीधे भगवान से या सीधे प्रकृति से प्राप्त करते हैं उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संसाधन। कृषि, मत्स्य पालन, संग्रहण, ये किसमें शामिल हैं? प्राकृतिक संसाधनों में शामिल हैं। द्वितीय क्रियाएं कौन सी हैं? इन संसाधनों के, इन जो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त संसाधन हैं उनका प्रसंस्करण किया जाता है, उनका विनिर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उनको अधिक मूल्यवान बनाया जाता है, उन्हें बोलते हैं द्वितीय क्रियाएं। जैसे इस्पात का निर्माण, डबल रोटी बनाना, कि डबल रोटी किससे बनी है? आटा से बनी है। इस्पात किससे बना है? लोहा से बना है, या अन्य प्राकृतिक स्रोतों को, अन्य प्राकृतिक सामग्रियों के मिलाने से बना है। कपड़ा आपको पता किससे बना है? रुई से बना है। रुई किससे बनी? कपास से बनी है। इस प्रकार इनका संबंध पौधे से है। तृतीय क्रियाएं क्या हैं? तृतीय क्रियाओं में जो प्राथमिक और द्वितीय क्रिया हैं, इन दोनों की सेवा करें। तृतीय क्रियाओं में सेवा शामिल होती हैं। यातायात, यानी जो कृषि है, कृषि जो फसल तैयार है उसको यातायात के द्वारा बाजार में ले जाया जाता है। व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीय क्रियाओं में शामिल हैं। आगे कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलें, फल, सब्जियां, फूलों उगाना, पशुपालन करना, ये सब में शामिल है, कृषि में शामिल होते हैं। विश्व में 50% से अधिक लोग किस में लगे हैं? कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। और भारत की तो 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है। इधर ये लिखा देख लीजिए। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों में एगर या एग्रीज, जिसका अर्थ मृदा या मृदा, और कल्चर है जिसका अर्थ कृषि से हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अनुकूल स्थलाकृति मृदा, जलवायु कृषि क्रियाकलाप निर्धारित करते हैं। किसको निर्धारित करते हैं? कृषि को, फसलों को। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाते हैं उस भूमि को क्या बोला जाता है? कृषिगत भूमि बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये मैप दिखाया गया है। मैप में जो कृषि भूमि है उसको दिखाया गया है कि विश्व में कहाँ कहाँ पर कृषि भूमि है। आगे यहाँ पर एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिस्सीकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर दिखाई गई है। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिस्सीकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर को कृषि भी बोलते हैं। मृदा की जुताई, फसलों का उगाना, पशुपालन, विज्ञान एवं कला इसमें शामिल है। पशुओं की जो विज्ञान कला है वो भी शामिल है किसमें? एग्रीकल्चर में। पशुपालन भी, फसलों को उगाना और मृदा की जुताई करना किस में शामिल है? कृषि में या एग्रीकल्चर में। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में रेशम का उत्पादन किया जाता है। रेशम कीटों का वाणिज्य पालन सेरिकल्चर में, या रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन किया जाता है। यह कृषक की आय में पूरक, यानी पूरक का मतलब सहायक होगा। पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर में मछली पाली जाती हैं। विशेष रूप से निर्मित तालाबों में, पोखरों में मछलियां पाली जाती हैं। विटिकल्चर, विटिकल्चर को याद रखेंगे, क्या बोलते हैं? द्रास कृषि। क्या? द्रास कृषि। विटिकल्चर क्या
विटीकल्चर में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? अंगूर। हॉर्टिकल्चर में कौन सी उगाई जाती हैं? सब्जियां, फूल, फल ये उगाए जाते हैं किस वाणिज्यिक रूप से। यहाँ पर इन सबको याद रखेंगे। सेरीकल्चर को याद करने की ट्रिक है कि बाल तेरे सर के बाल रेशम जैसे हैं, तेरे सर के बाल रेशम जैसे हैं। रेशम और सर से सेरीकल्चर। पिसीकल्चर, पीसी को आप फिश मैंने क्या था मछली याद कर सकते हैं। विटीकल्चर, विटी को आप सविटे से याद करते हैं। सविटी क्या होती है? अंगूर होते हैं, बहुत मीठे होते हैं अंगूर, सविटी अंगूर। हॉर्टिकल्चर आपको नाम से स्पष्ट है, जैसे कि होर्टी होता है सफल फूल सब्जियां। आगे चलते हैं। कृषि के यंत्र कौन से हैं? भाई बीज भी चाहिए, उर्वरक चाहिए, मशीनरी चाहिए, श्रमिक चाहिए, और जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई, गुड़ाई सबके लिए क्या चाहिए? यंत्र चाहिए। कृषि में और क्या शामिल हुआ है? फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट के उत्पादन होते हैं। किसके द्वारा? तंत्र के द्वारा, यंत्रों के द्वारा। आगे है कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन से? निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि। किसके आधार पे हैं? उत्पादन के आधार पे, भौगोलिक दशाओं के आधार पे, मांग पे आधार पे, श्रम पे और प्रौद्योगिकी के आधार पे 2 प्रकार हैं। निर्वाह कृषि, निर्वाह जैसे नाम से स्पष्ट है, निर्वाह जिसमें किसान और उसके परिवार का गुजारा बसर चलता है, उसे बोलते हैं निर्वाह कृषि। कृषक, इस प्रकार की कृषि से कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम घर के परिवार का ही सदस्य काम करते हैं। इसमें का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कौन सी? पुनः गहन कृषि और आदिम कृषि। गहन निर्वाह कृषि कौन सी है? इसमें किसान के पास छोटा भूमि का टुकड़ा होता है, उस पर साधारण औजारों से कृषि की जाती है। अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। अधिक धूप वाले क्षेत्रों में इस प्रकार कृषि की जाती है। यहाँ पर एक वर्ष में एक से अधिक फसलें ली जाती हैं। यहाँ की मुख्य फसलें चावल होती है, अन्य फसलें आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे गहन निर्वाह मुख्य फसल याद रखेंगे। गहन निर्वाह कृषि की कौन सी है? चावल है। गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है? यह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखेंगे मानसूनी प्रदेशों में की जाती है। आदिम निर्वाह कृषि, पहले इस पैराग्राफ आपको देखते हैं। आदिम निर्वाह कृषि करने से पहले जैविक कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि में रासायनिक उत्पादों के स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, यानी जहाँ पर रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग न किया जाए, जहाँ पर प्राकृतिक कीटनाशकों का, जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं जैविक कृषि। फ्रेंड्स, हम एक लाइन को भी नहीं छोड़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी में। आगे आदिम कृषि करते हैं। आदिम कृषि को आगे 2 भागों में बांटा गया है। कौन से 2 भाग हैं? स्थानांतरित कृषि, चलवासी पशुचारण। आगे स्थानांतरित कृषि बताई गई है। इसमें कहाँ की जाती है? अमेजन बेसिन में की जाती है, सघन वन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। भारत में याद रखेंगे उत्तर पूर्वी भारत में कृषि की जाती है। कौन सी? आदिम कृषि बोलो या स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि के और भी नाम हैं। कौन से हैं? कर्तनदायन कृषि, स्लैश एंड बर्न कृषि, झूम कृषि। यह कृषि भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र प्रजनन वाले क्षेत्रों में की जाती है। वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, राख को मृदा मिलाया जाता है। जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, इसकी मुख्य फसलें कौन सी हैं? मक्का, रतालू, आलू, कसावा। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद भूमि का टुकड़ा छोड़ दिया जाता है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इस प्रकार स्थानांतरित कृषि को कर्तनदायन कृषि के रूप में जाना जाता है। कर्तनदायन कृषि के नाम दिए गए विषयों में कौन से नाम जाना जाता है? झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राजील, लद्दाख मलेशिया। इनको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। हमने पहले कहा था कि हम एनसीईआरटी को ट्रिक के साथ करेंगे, तो फ्रेंड्स ट्रिक है झूमिंग कृषि भारत में, आप याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं। मिल्पा और मैक्सिको, हम किस चीज़ को मिलाते हैं तो कहेंगे कि ये चीज़ मिक्स हो गई, ये चीज़ मिल गई
मिक्स हो गई, बात एक है। रोका, ब्राजील, बाजी को रोको, अरे बाजी को रोको या झील में जाने से रोको, क्योंकि कोई झील में जाएगा तो डूब के मर जाएगा। लद्दाख, मलेशिया, सिया के मैले कपड़े थे, जो हमारी सीता थी, जो रावण के दरबार में रहती थी, उसके जो मैले कपड़े थे उस पर कोई दाग नहीं था। लद्दाख, उस पर कोई भी दाग नहीं था, याद रख सकते हैं। चलवासी पशुचारण कहाँ की जाती है? सहारा के और शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, और भारत में भी की जाती है। भारत में कहाँ पर की जाती है? राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे। इस प्रकार की कृषि में जो पशुचारक होते हैं अपने पशुओं के साथ चारा और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो आगे चलते हैं। इनमें पशुचालन कौन सी पशु पालते हैं? भेड़ पालते हैं, ऊंट पालते हैं, मवेशी पालते हैं, याक, बकरियां। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए जो पशु होते हैं, ये अपने पशुचारकों के लिए और पशुपालकों के लिए क्या बनाते हैं? दूध देते हैं, मसला देते हैं, दूध, मांस, ऊन, खाल, अन्य उत्पाद प्रदान करते हैं। यह कहाँ पाला जाता है? अपने जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में। और बकरियां अपने राजस्थान में भी हैं और जम्मू कश्मीर में ही है। मवेशी में दोनों आ जाते हैं। मवेशी के अंदर बहुत सारे पशु आ जाते हैं, जिसमें गाय, भैंस, गधे, घोड़े सब शामिल होते हैं मवेशी में। और ऊँट कहाँ होते हैं? ऊँट अपने राजस्थान में होते हैं। इसे राजस्थान का जहाज कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये पशुचारक ऊँटों को चराते हुए। वाणिज्य कृषि, वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु होता है। यानी जो पशु पाले जाते हैं या फसल का उत्पादन किया जाता है, सारा कुछ बिक्री के लिए होता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र, यानी जो कृषि का क्षेत्र होता है बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश की जाती है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में अनाज की कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि शामिल हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उगाई जाती हैं। इनमें गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि की मुख्य फसलें कौन सी है? याद रखेंगे, गेहूं, मक्का वाणिज्यिक अनाज कृषि की मुख्य फसलें हैं। जिस प्रकार से गहन निर्वाह कृषि की कौन सी फसल थी? चावल। शीतोष्ण एशिया मैदानों में, ये कोई विशेष नहीं यहाँ पर। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में अनाज की वाणिज्यिक कृषि की जाती है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर में बड़े फर्मों युक्त विरल आबादी वाले अत्यधिक ठंड वर्धन काल को, जहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है, वर्धन काल छोटा होता है, वहाँ पर केवल साल में केवल एक ही फसल ली जाती है। आगे है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में जो भूमि का उपयोग भोजन, चारा की फसलें उगाने, पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका में प्रचलित है। यानी मिश्रित कृषि में फसलें उगाई जाती हैं और चारा भी उगाया जाता है और पशुपालन भी किया जाता है। यानी सब की तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं मिश्रित कृषि में। गन्ना एक रोपण कृषि है। आगे है रोपण कृषि। वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसलें उगाई जाती हैं। कौन सी? रोपण कृषि की वाणिज्यिक कौन सी फसलें हैं? चाय याद रखेंगे, कहवा याद रखेंगे, काजू, रबड़, केला और कपास एकल फसलें हैं, यानी एक एक फसलें उगाई जाती हैं। कौन सी हैं? चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास। इनको बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। इनके जो उत्पाद होते हैं उनको प्रसंस्करण के लिए, यानी उनको साफ करने के लिए कहाँ भेजा जाता है? या तो खेतों में कर लिया जाता है या उनको निक्त के कारखानों में भेजा जाता है। इस प्रकार की कृषि के लिए परिवहन जाल की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के क्षेत्र में
विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, जिसमें भारत भी शामिल है। मलेशिया किसके लिए प्रसिद्ध है? रबड़ के लिए। ब्राजील किसके लिए? कहवा के लिए। और भारत और श्रीलंका किसके लिए है? चाय के लिए है। याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। केले की रोपण कृषि। मुख्य फसलें, मुख्य फसलें कौन सी हैं? उनका बढ़ती हुई जनसंख्या, उनका पेट भरने के लिए अधिक से अधिक फसलें उगानी पड़ेंगी। विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे आपको पता है गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, सबको पता है आपको, ये खाद्यान्न फसलें हैं। लेकिन जूट, कपास रेशेदार फसलें हैं। जूट और कपास कैसी हैं? रेशेदार हैं। चाय कहवा कैसी? पेय हैं। या यहाँ से याद रखेंगे, चाय कहवा पेय हैं, जूट कपास रेशेदार हैं। बाकी बच की कौन सी हैं? खाद्यान्न फसलें हैं। चावल एक कैसी है? खाद्यान्न फसलें हैं। यह विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल है। विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। भारत की भी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। लेकिन हरियाणा की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान की, अधिक आर्द्रता की, अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिक्का युक्त मिट्टी, यानी इसके लिए चिक्का युक्त जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे, किसके लिए? चावल के लिए। आगे है, चीन चावल के उत्पादन में नंबर 1 है। भारत, इसके बाद भारत का स्थान आता है, दूसरा नंबर भारत का है, फिर जापान का, श्रीलंका का, मिस्र का। अनुकूल जलवायु दशाएं हैं, अनुकूल जलवायु दशाएं होनी चाहिए किसके लिए? चावल के लिए। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें ली जाती हैं। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा, शस्य कर्तन यानी फसल कटाई के समय तेज धूप आवश्यक है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मिट्टी में स्वतंत्र ढंग से होता है। यानी दोमट मिट्टी किसके लिए अच्छी होती है? गेहूं के लिए। और चावल के लिए कैसी? चिक्का युक्त जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन में उगाई जाती है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाई जाती है। भारत में किस ऋतु में उगाई जाती है? शीत ऋतु में। आगे मिलेट। मिलेट में क्या होता है? मोटे अनाज आते हैं। मोटे अनाज में कौन शामिल? बाजरा। इसके लिए कम उपजाऊ भूमि की बलुई मृदा। बलुई मृदा अपने कहाँ मिलती है? राजस्थान में मिलती है, जिसमें बाजरा अच्छे से होता है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी कहाँ की कौन सी फसलें हैं? मिलेट, मोटे अनाज भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन नाइजर के अन्य उत्पादक देश हैं। मक्का इसके लिए मध्यम तापमान की, कितना तापमान? मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा, अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मैक्सिको में उगाया जाता है। क्या आप जानते हैं मक्का को कॉर्न के नाम से जाना जाता है? मक्का को किसके नाम से जाना जाता है? कॉर्न के नाम से, याद रखेंगे। विश्व में इसकी कई प्रकार की रंग बिरंगी फसलें पाई जाती हैं। कॉर्न किसे कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, यानी तापमान उच्च चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, 200 से 210 दिन तक पाला रहित, यानी 200 तो लेकर ना 210 दिन तक पाला रहित चाहिए। किसके लिए? कपास के लिए। तेज चमकीली धूप होनी चाहिए। यह काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में उगाई जा सकती है। कैसी मिट्टी में? काली और जलोढ़ में। अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र कपास के उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है। आगे पटसन, इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। किसे? पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है। इससे उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्रता जलवायु की आवश्यकता होती है।
यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पश्चिम के उत्पादक हैं। यानी भारत और बांग्लादेश पश्चिम के मुख्य उत्पादक देश हैं। आगे कॉफी के पौधे की खोज। कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां हैं प्रचलित हैं। 850 ईस्वी में कालिद नामक एक अरबवासी जो बकरी चलाने वाला था, अपनी बकरियों को अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे को फलियों को चखकर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव की उसने उसमें आनंद आया। इस प्रकार इसकी खोज हुई। यानी कॉफी के पौधे की खोज किसने की? एक बकरियों वाले ने की थी। कब, कहाँ का था? अरब का था और 850 ईस्वी में की थी। कालिद नाम था। बकरियों का क्या था? गडरिया बोलो या बकरियों का पालने वाला बोलो। कॉफी, इसके लिए गर्म आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा। सुअपवाहित क्या होता है? जिसमें पानी न रुके और पानी बहता रहे जड़ों में। सुअपवाहित क्या होता है? जिसमें पानी बहता रहे, पानी न रुके। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल जरूरी है, क्योंकि इसकी जड़ों में पानी रुक गया तो जड़ें गंजेगी तो पौधा खत्म हो जाएगा। ब्राजील कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। यानी ब्राजील कॉफी के उत्पादन में नंबर 1 है। इसके पश्चात किसका नंबर आता है कॉफी में? कोलंबिया और भारत का आता है। चाय, चाय कहाँ उगाई जाती है? आपको पता है, बागानों में उगाई जाती है। ये एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियां की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर उच्च वर्षा होनी चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? सुअपवाहित दोमट होनी चाहिए। मंद डाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रम की आवश्यकता होती है। जो पत्तियां होती हैं चाय की दिखाई गई हैं यहाँ पर, इन पत्तियों को चुना जाता है, तोड़ा जाता है चाय की पत्तियों को। इसके लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। कृषि का विकास, कृषि का विकास संबंध कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के संबंध को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास किया जाता है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। बोए गए क्षेत्र में विस्तृत करके बोई जाने वाली फसलों को संख्या बढ़ाकर सिंचाई सुविधाओं को, कोई खास बात नहीं, यहाँ पर बीजों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर खास बात होगी वहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझा आ जाएगा। मशीनरी का प्रयोग किया जाता है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में गतिविधियों में हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देशों में गहन कृषि की जाती है। यानी जहाँ पर अधिक जनसंख्या है, विकासशील देश हैं, वहाँ पर गहन कृषि की जाती है। जहाँ छोटी जोतें हैं, जोतों का आकार छोटा है, जो जीविकोपार्जक कृषि की जाती है। जीविकोपार्जक होती है जो अपना जीवन यापन करने के लिए होती हैं। आगे है, बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अब हम 2 फर्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा पढ़ लेते हैं इसको भी एक बार। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। प्राथमिक आधार पर हर समय कोई खास बात को नहीं। यहाँ पर कोई खास बात नहीं बताई गई है। केवल एक बात ध्यान में रखेंगे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिला है। खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेते हैं, या कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर भी कोई खास बात नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक फार्म बताया गया है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पर जो फार्म होते हैं कृषि करने के लिए, उन फार्मों भारत के फार्मों की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म है जिसकी औसतन संयुक्त राज्य अमेरिका में एक
परोपीक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। इन संयुक्त राज्य में एक फार्म होता है जिसका औसतन आकार कितना होता है, 250 हेक्टेयर का होता है। यहाँ की मुख्य फसलें कौन सी होती हैं, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाती हैं। अमेरिका के जो बड़े बड़े फार्म होते हैं, अमेरिका के जो बड़े बड़े फार्म होते हैं जिसे पॉली हाउस बोलते हैं, अमेरिका के जो बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं जिसमें मुख्य फसलें कौन सी है, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर उगाया जाता है। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, आयोवा राज्य किस देश में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यहाँ पर कोई खास बात नहीं बताई गई है। यहाँ पर केवल ये बताया गया है कि जो यहाँ पर कार्य किया जाता है कंप्यूटरों की सहायता से किया जाता है, उपग्रह की सहायता से किया जाता है, और जो स्प्रे का छिड़काव किया जाता है और हवाई जहाजों या ड्रोन की सहायता से किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे चित्र में। और रसायनों का छिड़काव भी मशीनों की सहायता से किया जाता है, ट्रैक्टरों से काम किया जाता है, बीज और की मशीनें अच्छी उच्च क्वालिटी की होती हैं भारत की तुलना में। अच्छा, समतल भूमि होती है, संयुक्त हार्वेस्टर होती है, थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है, और कोई यहाँ पर खास बात नहीं बताई गई, बस ये बातों के ध्यान रखेंगे। ये भारत के छोटी जोतों से और अमेरिका की बड़ी जोतों से तुलना की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म दिखाया गया, यहाँ पर कितनी मशीनें काम कर रही हैं। आगे है अभ्यास के प्रश्न। चलिए हम जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। उद्यान कृषि क्या अर्थ है, उद्यान कृषि में कौन सी आती है, हमने देखी थी, इसे हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। इसमें आती हैं फसलें और सब्जियां। सुनहरा रेशा क्या था, पटसन। कॉफी का उत्पादक कौन सा देश प्रथम था, ब्राजील। आगे अपना कोई काम की बात नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।